नमस्कार, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश की खबरों में। मैं हूं आपके साथ दिग्विजय सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, इससे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। सिंधिया ने ट्विटर पर अपना बायो बदला। सिंधिया ने भाजपा का हटाया नाम, बीजेपी शब्द हटाकर लिखा पब्लिक सर्वेंट। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे हो रहे तैयार। मंदिरों में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए लगे गोले। 8 जून से अनलॉक होंगे देश के सभी धार्मिक स्थल। शिवराज ने रिमोट से छिंदवाड़ा की 2 कोयला खदानों में की ऑनलाइन खनन की शुरुआत। 1.4% लाख टन होगा सालाना कोयला उत्पादन। सज्जन सिंह का शिवराज पर आरोप, कहा किसानों को मौत के मुंह में झोंकने का घिनौना षड्यंत्र रच रही सरकार। लगातार बढ़ रहे एमपी में कोरोना के मरीज। मालवा निमाड़ क्षेत्र में सबसे ज्यादा मामले आए सामने। एमपी में 9,000 के करीब पहुंची संख्या। मध्य प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को लेकर सरकार का बड़ा आदेश। सरकार ने 30 जून तक सभी स्कूल बंद करने के दिए आदेश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। छिंदवाड़ा जिले में धनकसा और शारदा भूमिगत कोयला खदानों का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऑनलाइन शुभारंभ किया है। एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी भी शामिल हुए। 1000 से ज्यादा लोगों को छिंदवाड़ा की इन 2 भूमिगत कोयला खदानों से रोजगार मिलेगा। साथ साथ 5 छावनी परिषद भी सम्मिलित है। उनको राशि ट्रांसफर किए। जनसंख्या के अनुपात में एक नगरीय निकायों को कम से कम 20 लाख से लेके 11 करोड़ रुपए तक साइज के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से बड़े हैं उनको ज्यादा, और अगर छोटी नगर पंचायत है तो उनको उसके हिसाब से ये राशि मैंने सिंगल क्लिक के माध्यम से ट्रांसफर की है। और इस राशि का उपयोग पेयजल व्यवस्था के लिए, सीवरेज तथा नाली निर्माण के लिए, सड़क निर्माण के लिए, सड़क मरम्मत के लिए, कई जगह गड्ढे, सड़क में गड्ढे हैं, अगर भरने की व्यवस्था नहीं है तो फिर होगा क्या, तो सड़क मरम्मत भी की जा सकती है। अधोसंरचना विकास के काम किए जा सकते हैं। गंदी बस्तियों में भी अधोसंरचना निर्माण के काम किए जा सकते हैं। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, ई गवर्नेंस, शहरी सुधार, अग्निशमन सेवाएं, अनेकों काम ऐसे थे जिनकी जरूरत थी। अब इस राशि से आप तात्कालिक ये काम संपन्न कर पाएंगे। पिछले कुछ दिन पहले ही हमने ग्राम पंचायतों को, सभी 22,800 ग्राम पंचायतों को 1555 करोड़ की राशि दी थी ताकि ग्राम पंचायतों में विकास के काम हो सके। और आज नगरीय निकायों के खाते में ये पैसा गया है। आप सब जानते हैं कोविड का संकट है, कोरोना से हम सब लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और ये लड़ाई लंबी चलने वाली है। मुझे बताती हूँ खुशी है कि मध्य प्रदेश में काफी कुछ हमने नियंत्रण किया है। अब जितने पेशेंट आ रहे हैं लगभग उतने ही स्वस्थ होके जा रहे हैं। तो हमारे पास जो एक्टिव पेशेंट्स है, मतलब जो अस्वस्थ अस्पतालों में भर्ती है, उनकी संख्या चिंताजनक नहीं है। और नीचे तक की भी हमने ऐसी व्यवस्थाएं खड़ी की है कि लोग कहते हैं कोरोना का पीक तो अब आएगा, जून के अंत में आएगा कि जुलाई में आएगा, उस समय भी इलाज में दिक्कत ना हो, इसका प्रबंध हमने किया है। मुंह पे मास्क लगाएं, जब घरों के बाहर निकलें तो आपस में ना मिलें, दूरी रखें 6 फीट की, 2 गज की, साबुन से बार बार हाथ धोएं,
सार्वजनिक स्थानों पर ना थूकें। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि आपको अपने अपने नगरीय निकाय में सबको समझाना है। लॉकडाउन हम अनंत काल तक जारी नहीं रख सकते। आखिर आर्थिक गतिविधियां भी जरूरी है, इसलिए फैक्ट्री चलाने का, दुकान खोलने का फैसला लिया। लेकिन कई जगह मैं देख रहा हूं भारी भीड़ उमड़ पड़ती है, और भीड़ इस स्वरूप में इकट्ठी होती है कि कोरोना का संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ जाता है। क्या मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया का बीजेपी से मोहभंग हो गया है? क्या वह बीजेपी छोड़ने वाले हैं? और क्या वह अपने पिता माधवराव सिंधिया की पुरानी पार्टी मध्य प्रदेश विकास कांग्रेस को पुनर्जीवित करेंगे? और क्या ऐसे अनेक सवाल मध्य प्रदेश के राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों से पूछे जा रहे हैं? एक रिपोर्ट देखिए। नाखुश ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट पर अपना बायो बदला। सिंधिया ने भाजपा का हटाया नाम, बीजेपी शब्द हटाकर लिखा पब्लिक सर्वेंट। समर्थक बोले कभी पार्टी का नाम लिखा ही नहीं। क्या मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया का बीजेपी से भी मोहभंग हो चला है? क्या वे बीजेपी छोड़ने वाले हैं? और क्या वे अपने पिता माधवराव सिंधिया की पुरानी पार्टी मध्य प्रदेश विकास कांग्रेस को पुनर्जीवित करेंगे? ये और ऐसे अनेक सवाल मध्य प्रदेश के राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में पूछे जा रहे हैं। ये चर्चा इसलिए शुरू हुई है क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने ट्विटर हैंडल पर बीजेपी शब्द हटाकर पब्लिक सर्वेंट लिख लिया है। ये कुछ वैसा ही है जैसा उन्होंने कांग्रेस छोड़ने से ठीक पहले किया था। तब उन्होंने पब्लिक सर्वेंट के साथ क्रिकेट प्रेमी भी लिखा रहने दिया था। ठीक ऐसा ही अभी हुआ है। सिंधिया ने थामा था बीजेपी का दामन। 18 साल तक कांग्रेस के साथ रहने के बाद सिंधिया ने 10 मार्च भाजपा का दामन थाम लिया था। पार्टी में उनके आने के बाद समर्थकों को शिवराज मंत्रिमंडल में शामिल करने और उन्हें केंद्र में कैबिनेट मंत्री बनाए जाने की चर्चा थी। लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि उनके समर्थक पूर्व विधायकों को उपचुनाव का टिकट देने में भाजपा आनाकानी कर रही है। इसलिए सिंधिया ने यह कदम उठाया है। उपचुनाव को लेकर सियासी हलचल। शिवराज कैबिनेट के विस्तार को लेकर कई बार संभावित तारीखों का औपचारिक ऐलान कर दिया गया। प्रदेश संगठन के साथ मुख्यमंत्री ने संभावित मंत्रियों की लिस्ट तैयार की, वह भी मीडिया में लीक हो गई, लेकिन कैबिनेट विस्तार नहीं हो पाया। सिंधिया को मोदी कैबिनेट में शामिल करने की अब चर्चा कम है, लेकिन भाजपा में उनकी एंट्री के समय ग्वालियर चंबल संभाग में उनके समर्थकों ने इसे जोर शोर से प्रचारित किया था। भक्त और भगवान के दर्शनों के बीच भी कोरोना वायरस आ गया है। केंद्र सरकार ने धार्मिक स्थलों को खोलने की गाइडलाइन जारी कर दी है। मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद और चर्च को अब जारी गाइडलाइन के अनुसार खोलने के लिए धार्मिक स्थलों की समिति के पदाधिकारी और पुजारी तैयारियों में जुट गए हैं। एक रिपोर्ट देखिए। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे हो रहे तैयार। भक्तों से सावधानी की दरकार। मंदिरों में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए लगे गोले। गुरुद्वारों में लंगर की जगह मास्क बटेंगे। 8 जून से अनलॉक होंगे देश के सभी धार्मिक स्थल। मंदिर, मस्जिद में करना होगा नियमों का पालन। भक्त और भगवान के दर्शनों के बीच भी कोरोना वायरस आ गया है। केंद्र सरकार ने धार्मिक स्थलों को खोलने की गाइडलाइंस जारी कर दी है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च को अब जारी गाइडलाइंस के अनुसार
खोलने के लिए धार्मिक स्थलों की समिति के पदाधिकारी व पुजारी तैयारी में जुट गए हैं। बता दें कि लॉकडाउन के चलते 20 मार्च से सभी धार्मिक स्थल बंद हैं। पिछले 2 महीने से लोगों ने चैत्र नवरात्र, ईद, गुड फ्राइडे और गुरु अर्जुन देव का शहीदी दिवस घर में रहकर ही मनाया। अब 8 जून से सभी धार्मिक स्थल खुलने जा रहे हैं। आपको बता दें, धार्मिक स्थलों को खुलने में 2 दिन बाकी हैं। 2 महीने से बंद धार्मिक स्थलों को खोलने के लिए प्रबंध समितियों ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। तो ये निवेदन किया है या आग्रह किया है कि कोई भी मंदिर में जाकर के किसी चीज़ को नहीं छुए। एक तो मूर्तियों को टच नहीं करे, पहली बात। दूसरी बात, जो घंटे हम लोग बजाते हैं वो घंटों को हमने कपड़े से जो है, लाल कपड़ों से जो है सबको बांध रखा है, कोई उनको नहीं। इनके पूरे भवन और परिसर को सैनिटाइज किया जा रहा है। श्रद्धालुओं के पहुंचने से पहले जोरदार तैयारियां की जा रही हैं। सबसे ज्यादा जोर सीमित संख्या में प्रवेश देने को लेकर है। माना जा रहा है कि एक बार में 20 से ज्यादा लोगों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। मस्जिदों में प्रत्येक नमाज के बाद चटाई और दरी बदलने और मंदिरों में तिलक लगाने और प्रसाद वितरण, घंटा बजाने पर अभी रोक रखने की तैयारी है। मंदिरों, मस्जिदों और गुरुद्वारों के भवन व परिसर को पूरी तरह से सैनिटाइज कराया जा रहा है। गुरु हरकृष्ण ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆਏਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਰਹੇ। तो सैनिटाइजर का भी ख्याल रखा जाएगा, क्योंकि सैनिटाइजर मशीन हमने लगा रखी है। फिर आगे हाथ वॉश करने के लिए भी सैनिटाइजर हमने रखा है हर जगह पे। तो हमने 5-5 या 10-10 के ग्रुप में संगत को भेजेंगे मत्था टेकने के लिए, वो भी बेस बढ़ा के। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार अनलॉक 1 के तहत 8 जून से शहर के सभी धार्मिक स्थल खुल जाएंगे। फिर से मंदिरों में पूजा होगी, वीरान पड़ी मस्जिदों में जमात के साथ नमाज होगी। चर्च, गिरजाघर और गुरुद्वारे अभी धार्मिक स्थलों में रौनक लौटेगी, लेकिन लोगों को सतर्क रहना होगा, एहतियात बरतनी होगी। इसके लिए शुक्रवार 5 जून को केंद्र सरकार ने गाइडलाइंस जारी की। धार्मिक स्थलों में धार्मिक ग्रंथों, मूर्तियों को छूने की इजाजत नहीं होगी। पूजा में घंटी बजानी है तो श्रद्धालुओं को खुद घंटी लेकर जानी होगी। मंदिरों में प्रसाद नहीं बटेगा। नमाजियों को घर से वजू करके मस्जिद जाना होगा। मास्क पहनकर आने पर ही प्रवेश मिलेगा। शारीरिक दूरी का पालन करना होगा। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के बाद शहर के मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और अन्य धार्मिक स्थलों के प्रमुखों, ट्रस्टियों और समिति वाले धार्मिक स्थानों में प्रवेश के लिए अपनी गाइडलाइन भी बना रहे हैं। प्रयास किया जा रहा है कि एक बार में धार्मिक स्थल में अधिकतम 20 श्रद्धालु ही अंदर रहेंगे। उनके बाहर आ जाने के बाद दूसरों को प्रवेश दिया जाएगा। मंदिरों में तिलक लगाने, घंटा बजाने, प्रसाद वितरण पर रोक रहेगी। सामूहिक कीर्तन की भी फिलहाल अनुमति नहीं होगी। बच्चों और बुजुर्गों को घरों पर ही रहने का आह्वान किया जाएगा। बहरहाल मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो या फिर चर्च हो, सभी जगह 2 गज की दूरी अब बहुत जरूरी है। डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। और यहाँ पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जिसने पूरी दुनिया को तड़पाया, उसके पर्दाफाश का हमने बीड़ा उठाया। कोरोना पर चीन का कच्चा चिट्ठा हम खोलेंगे, खुलकर बोलेंगे। जानलेवा वायरस वाला किलर अब बच के जाएगा किधर? कोरोना पर चीन एक्सपोज, TV9 भारतवर्ष पर हर रोज। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। डिंडौरी जिले के करंजिया विकासखंड ग्राम पंचायत खमार खुदरा के
जवाबदार सचिव सरपंच सहित मजदूर खुलेआम सोशल डिस्टेंसिंग सहित मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं। आलम यह है कि निर्माण कार्यस्थल में नाबालिग युवक युवती मजदूरी कर रहे हैं। आपको बता दें कि खमार खुदरा में मजदूरों को स्टॉप डैम निर्माण कार्य में लगाया गया है, लेकिन जवाबदार सचिव सरपंच के नाक के नीचे मजदूर मनमर्जी करते हुए मास्क नहीं लगा रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं कर रहे हैं। जिले में कोरोना वायरस की दस्तक हो चुकी है, इसके बावजूद जवाबदार अधिकारी कर्मचारी निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने में साफ नजरअंदाज कर रहे हैं। सिलवानी तहसील के समैया में शांति वेयर हाउस पर किसान 4 से 5 दिन की खड़ी चना की ट्रॉली की उपार्जन केंद्र पर तुलवाई नहीं हो पा रही है। किसान यहां लाइन लगाए खड़ा है, लेकिन उनकी कोई भी अधिकारी सुन नहीं रहा है। आपको बता दें कि केंद्र पर सिर्फ 2 शासकीय कांटों से तौल की जा रही है। जिस किसान को तुलाई करवानी है वो खुद रुपए से प्राइवेट तौल करवा रहा है। किसान 4 दिन से लाइन में खड़ा है, पर ना तो डाक लगाई जाती है, ना ही किसानों की कोई व्यवस्था है। रात भर हो रही बारिश और चना की तुलाई न होने से परेशान किसान ने सिलवानी में बरेली सागर रोड राजमार्ग 15 पर चक्का जाम कर दिया और प्रशासन से मांग की कि तुरंत चने की तुलवाई की जाए। किसान रात भर से अपनी फसल की सुरक्षा कर रहा है। पानी से भीग रहे किसान का प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। मैंने तहसीलदार से किया तो कह रहे हैं कि तुम खड़े रहो, इससे कुछ होने वाला नहीं है। तो मैंने बोला कि मैं जैसा वहाँ खड़ा मैं क्या खड़ा रहूँ। आपकी चने की तुलाई नहीं हो रही? हाँ, 4 दिन हो गए आज पानी में ट्रैक्टर। कोरोना वायरस से पंधाना में पहले बीजेपी नेता और बर्तन व्यवसायी दीपक वर्मा की मौत हो चुकी है। उनके दोनों छोटे भाइयों को उपचार के लिए इंदौर में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों के मुताबिक छोटे भाई राजेश वर्मा का निधन अटैक से होना बताया जा रहा है, जबकि तीसरा भाई धर्मेंद्र भी इंदौर में भर्ती है। पंधाना के कंटेनमेंट एरिया में फिर हुई मौत से सन्नाटा पसरा हुआ है। लोगों को जैसे ही पता चला, वैसे ही सभी ने स्वेच्छा से अपने अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद कर दिए हैं। ये जो उनको जो एडमिट करा गया था, जिनका सेचुरेशन कम आया था, राजेश वर्मा जी, तो उनको खंडवा से इंदौर के लिए रेफर करा गया था, जिसमें उनकी स्थिति में कल की तारीख में दिन में सुधार बताया भी गया था और देर रात को भी सुधार बताया गया था। फिर उनको बताया तबीयत उनकी कुछ बिगड़ी थी और सुबह सुबह पता पड़ा है कि उनकी डेथ हो गई है। अटैक, मेजर अटैक बताया गया इस शरीर में। एमपी के सीधी में ग्रामीण इलाकों में निसर्ग तूफान का जबरदस्त असर देखने को मिला, जहां 2 दिनों से लगातार रुक रुक कर हो रही बरसात से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं निसर्ग तूफान से सैकड़ों कच्चे मकान धराशायी हो गए हैं। सदियों पुराने पेड़ भी उखड़ गए हैं, जहां कलेक्टर ने टीम बनाकर नुकसान का मुआयना कराने की बात कही है। कुसमी के भी कुछ चुनिंदा गांव हैं, वहाँ भी आए हैं। मझौली में भी जो हमारे लोकल एसडीएम हैं, उनको हमने बोला कि वो मौके पे भी जाएंगे, देखेंगे। हम सर्वेक्षण भी कर रहे हैं। कुसमी में भी जो भदौरा एरिया में हुआ है, मझौली में जो टिकरी के पास के इलाके 3-4 गाँव में ज़्यादा प्रभावित है। घरों को भी नुकसान है, हालांकि जनहानि की नहीं कोई सूचना है। सिहावल में भी पहाड़ी तरफ कहीं कहीं घर में पानी घुसने की भी बात थी। हमने इनको बोला है और बिल्कुल उसमें हम प्रशासन जो है मदद को और यहाँ पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आईपीएल पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त आईपीएल पान मसाला।
घातक वायरस की सबसे तेज इंटरनेशनल अपडेट्स दिखाते हैं। कोरोना पर सबसे भरोसेमंद, संतुलित और संपूर्ण खबर बताते हैं। सत्य और तथ्य के साथ खबर, प्रयोग की प्रामाणिकता पर मोहर। लॉकडाउन में कोरोना पर नॉन स्टॉप कवरेज जारी है। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीधी में कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी द्वारा जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया गया, जहां अव्यवस्थाओं और गंदगी को देखते हुए चिकित्सकों को जमकर फटकार लगाई। साथ ही त्वरित रूप से सुधार के लिए निर्देश भी दिए गए हैं। बातचीत के दौरान कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी ने बताया कि हम सब मिलकर जिले में फैल रहे कोरोना महामारी से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। साथ ही हम सबका पहला प्रयास है कि कोरोना संक्रमित व्यक्ति को अधिक से अधिक जरूरी सुविधाओं को प्रदान करते हुए पीड़ित को स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया जा सके। वहीं जिला चिकित्सालय में नए कोरोना संक्रमित व्यक्ति के लिए 10 बेड का एक अलग से वार्ड निर्माण कराया गया है। साथ ही ऑक्सीजन वाले बेडों की संख्या में इजाफा किया गया है। देखिए, मूलतः जो निरीक्षण है कोरोना के आगे भविष्य की, ये जो हमारा आईसीयू का जो निर्माण हो रहा है 10 बेड का, वो आधुनिक आईसीयू बन रहा है, तो वो वार्ड भी देखना था। साथ ही जो हम लोगों ने ऑक्सीजन वाले जो बेड हैं विथ ऑक्सीजन बेड, आइसोलेशन बेड, उनका, और उसमें और भी हम लोग एक्सटेंशन के लिए भी आइडेंटिफाई किए हैं और कुछ बेड में हम लोग करने जा रहे हैं। लगभग 16 से 20 बेड और हमारे बढ़ जाएंगे, तो उसका था। दूसरा जीएनएम को भी हम लोगों ने अस्थायी आइसोलेशन वार्ड की तरह हम लोग इस्तेमाल करेंगे, जो न्यू कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसमें भी तेज़ी से अभी काम शुरू हो गया, हम लोग कर रहे हैं। और बेसिकली जिले को कोरोना के लिए, कोरोना की किसी अप्रत्याशित स्थिति के लिए हम निपटने के लिए तैयार हैं और हमारी तैयारी हर तरह से रही। वैसे तो हमारे देश में बाल श्रम अपराध माना गया है और बच्चों से मजदूरी कराने वालों को सख्त सजा का प्रावधान भी है, लेकिन इससे इतर जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है, जो हमारी सरकारों के साथ ही संवेदनशील और सभ्य समाज को दंभ भरने वालों के मुंह पर जोरदार तमाचा साबित हो रहा है। बता दें कि छिंदवाड़ा के दक्षिण वन मंडल सौंसर के कुड़रम बीट में लगे तेंदुपत्ता फड़ में 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम करवाया जा रहा है। स्थल पर कार्य कर रहे बच्चों ने बताया कि वो 4 दिनों से आ रहे हैं। उन्हें प्रतिदिन की मजदूरी 15 रुपए दी जाती है। वहीं जब वनकर्मी बाबूराव पराडकर से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि बच्चे काम कर रहे हैं, तो इसमें कौन सा गलत काम किया जा रहा है। भैया माइक ला लो ना, तीनों काम है सर जी। ये काम सब उन्हीं के लिए हल्का काम है सर, घर का काम है, ये हल्का काम है सर, ये उन्हीं के लिए काम है, ये ज़्यादा हार्ड काम नहीं है सर। तो बच्चे नाबालिग है ना, तो जब प्रशासन का कहना है कि नाबालिग के बच्चों को काम नहीं करवा, फिर मना कर देंगे। छिंदवाड़ा जिले की तहसील सौंसर में विगत 2 माह से रेत का अवैध उत्खनन परिवहन चल रहा है। अभी 2 दिन पहले सौंसर एसडीएम के दौरे के दिन उत्खनन बंद किया गया था। शासन एवं एनजीटी नियम अनुसार नदियों में पोकलैंड मशीनों से उत्खनन की अनुमति नहीं है, फिर भी लगभग 10 पोकलैंड मशीनें खदान नदी में रेत उत्खनन का कार्य कर रही हैं। लगातार 1000 डंपर रेती महाराष्ट्र जा रही है। वहां से लोगों का लगातार आना जाना जारी है। शासन प्रशासन की नाक के नीचे लगातार ये काम किया जा रहा है, जिसकी वजह से किसी को अब कोई डर नहीं रह गया है। ग्राम पलसपानी के समीप कनान नदी में बेतहाशा रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा है माफियाओं के द्वारा। यहाँ 3 पोकलैंड से करीब 200 डंपरों से रात दिन अवैध उत्खनन कर डंप किया जा रहा है। मेरे द्वारा प्रशासन को अवगत कराया गया कि यहाँ पे ना तो कोई शासन की तरफ से ये खदान घोषित है, फिर भी माफियाओं के द्वारा अवैध उत्खनन किया जा रहा है। इस अवैध उत्खनन के खिलाफ कार्रवाई की जाए, किंतु प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। इस 2 दिन से लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है पलासपानी में जनपद सदस्य के द्वारा अवैध उत्खनन मामले को लेकर। इस संबंध में क्या कहना आपको?
अभी कल ही हमको इसकी सूचना मिली है कि वहाँ पर कोई अवैध उत्खनन का काम हो रहा है। वैसे ही सूचना मिली है, हमने माइनिंग विभाग को लिखा है कि उस खदान का या उस क्षेत्र का परीक्षण करें। अगर कोई उसमें अवैध गतिविधि चल रही है तो उस पर तत्काल कार्रवाई करें। जैसे रोडों में महाराष्ट्र के ट्रक डंपर काफ़ी संख्या में खड़े हैं, तो इस संबंध में जो लॉकडाउन का उल्लंघन हो रहा है, मीटिंग बैठी जा रही है ड्राइवरों के द्वारा। डबरा में शीतल बाथम निवासी बल्ला का डेरा अपने घर से बाजार में सब्जी लेने के लिए निकला। जैसे ही शीतल बाथम पेट्रोल पंप के पास पहुंचा, वहां से तेज रफ्तार ट्रक ने उसे रौंद दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। जिसने पूरी दुनिया को तड़पाया, उसके पर्दाफाश का हमने बीड़ा उठाया। कोरोना पर चीन का कच्चा चिट्ठा हम खोलेंगे, खुलकर बोलेंगे। जानलेवा वायरस वाला किलर अब बच के जाएगा किधर? कोरोना पर चीन एक्सपोज, TV9 भारतवर्ष पर हर रोज। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। दो पक्षों के विवाद निपटाने का प्रावधान, कोर्ट के बाहर निस्तारण की क्या है प्रक्रिया, ADR और मध्यस्थता की कार्यवाही में क्या है संबंध। देखिए रविवार दोपहर 3 बजे वरिष्ठ अधिवक्ता धर्मेंद्र सिंह के साथ सिर्फ के न्यूज़ पर।